हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बीकॉम थर्ड ईयर में बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। इसका हमने स्टार्ट किया था टॉपिक मॉनेटरी स्टैंडर्ड। हमने पढ़ा था सिल्वर मॉनेटरी स्टैंडर्ड, उसके बाद हमने पढ़ा था बायोमेटेलिक स्टैंडर्ड। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था। आज हम पढ़ते हैं बायोमेटेलिक स्टैंडर्ड का सेकेंड पार्ट, जिसमें आता है ग्रेशम्स लॉ। ग्रेशम का लॉ क्या कहता है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। इट मीन्स व्हाट, अगर कंट्री में दो तरह की मेटल्स के कॉइन्स, दो तरह के लीगल टेंडर मेटेलिक फॉर्म में अवेलेबल है, तो जो बैड मनी है वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर निकाल देता है। इफ़ कॉइन्स कंटेनिंग मेटल ऑफ डिफरेंट वैल्यू, अगर कंट्री में अलग अलग दो तरह की डिफरेंट वैल्यूज़ के मेटल के कॉइन सर्कुलेशन में अगर है एंड हैव द सेम वैल्यू एज लीगल टेंडर, मीन्स मेटल का वैल्यू अलग अलग है एंड एज अ लीगल टेंडर उनका वैल्यू अगर सेम है, द कॉइन्स कंपोज्ड ऑफ द चीपर मेटल, तो जो कॉइन चीपर मेटल के बने होंगे, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर में हम देखते हैं कि सिल्वर की प्राइस कम होती है, दैट विल बी यूज फॉर पेमेंट। लोग क्या करेंगे, पेमेंट के लिए सिल्वर के कॉइन्स यूज़ करेंगे, और जो गोल्ड है उनको स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे। तो जब गोल्ड स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, गोल्ड के जो कॉइन्स है वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। इफ़ द लीगल गोल्ड प्राइस ऑफ सिल्वर, मतलब जो सिल्वर की हम देखें गोल्ड में प्राइस, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि सपोज 15:1 है। इट मीन्स व्हाट कि सिल्वर के 15 आउंस गोल्ड के 1 आउंस के बराबर है। तो सिल्वर की गोल्ड प्राइस क्या हो गई, एक मिनट, हाँ, सिल्वर की गोल्ड प्राइस हो गई 15 आउंस इज इक्वल्स टू 1 गोल्ड। लेकिन हमने अगर देखा कि मार्केट में चल रहा है कि गोल्ड के जो 16 है दैट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, 16 आउंस ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भी मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशन हुआ तो लोग क्या करेंगे कि जो आपकी चीपर कॉइन है, जो भी आपका सिल्वर जो आपका कम रेट वाला कॉइन है, उसको वो यूज़ करेंगे अपने डेट्स के पेमेंट करने में, और जो गोल्ड है उसको मेल्ट करेंगे या फिर जैसा है वैसे ही स्टोर करेंगे। सो ऑल्दो दे कुड पे इधर इन गोल्ड एंड सिल्वर एट द लीगल रेशियो, वो लीगल रेशियो अगर फॉलो करेंगे तो वो दोनों में से किसी भी एक मेटल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि जो इनका लीगल रेशियो और इनकी मार्केट प्राइस इनमें डिफरेंस है, तो लोग गोल्ड को स्टोर करने लगेंगे, उसको मेल्ट करवा लेंगे और सिल्वर से वो अपने सारे पेमेंट करते रहेंगे। तो इस तरह से whenever the market gold price of silver is sufficiently far from legal ratio, जब भी सिल्वर की जो मार्केट प्राइस है वो लीगल रेशियो के कंपैरिजन में डिफरेंट होती जाएगी, इकोनॉमी स्विचेस टू मोनोमेटेलिक स्टैंडर्ड। कहने को तो बायोमेटेलिक स्टैंडर्ड है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो ऑटोमेटिक किस पे स्विच हो जाएगी, मोनोमेटेलिक, मतलब एक ही करेंसी सर्कुलेशन में रहेगी, जिसमें जो चीपेस्ट मेटल है वो काम में आती रहेगी और जो दूसरी मेटल है वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगी। एंड एज अ रिज़ल्ट जो बायोमेटेलिक स्टैंडर्ड है दैट बिकेम इनइफेक्टिव अ सिल्वर स्टैंडर्ड। मतलब कहने को तो बायोमेटेलिक स्टैंडर्ड था, लेकिन हो गया वो क्या, सिल्वर स्टैंडर्ड। तो ये है आपका ग्रेशम्स लॉ। फिर हम देखते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। मीन्स सिल्वर स्टैंडर्ड केवल सिल्वर के कॉइन्स है, बायोमेटेलिक दोनों हैं, लेकिन ग्रेशम्स लॉ कहता है कि सिल्वर जो बायोमेटेलिक है वो भी अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर स्टैंडर्ड में। अब हम देखते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड कब प्रचलन में आया, इट रिप्लेस्ड द बायोमेटेलिक स्टैंडर्ड इन द लेट ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड होते होते हमारा जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, गोल्ड स्टैंडर्ड में। इट इज़ ए मॉनेटरी सिस्टम इन विच द बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी इज डिफाइंड एज अ फिक्स्ड वेट ऑफ गोल्ड। इसमें क्या होगा, आपकी करेंसी की जो भी बेसिक यूनिट है, जो भी आपका करेंसी यूनिट है, उसकी जो वैल्यू है वो किस में डिफाइन होगी, गोल्ड के वेट में। एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड वॉज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ हुआ करता था। इट अलाउड द डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी in terms of other countries' currencies by comparing the content in gold of two currencies।
देखिए जैसे सपोज़ इंडिया की जो भी करेंसी है उसकी वैल्यू गोल्ड में डिफाइन हो रही है, अमेरिका की जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी गोल्ड में डिफाइन हो रही है। तो आप दोनों करेंसीज़ में जो गोल्ड का कंटेंट है उसको कंपेयर करके और दोनों करेंसी की आपस में जो भी एक्सचेंज रेट है वो डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद था। दिस रिप्रेजेंट्स द मेटल पैरिटी बिटवीन टू करेंसीज। इससे क्या होगा कि जो भी दो करेंसी है उनके बीच में मेटल पैरिटी मीन्स गोल्ड के बेसिस पे आप पैरिटी डिफाइन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री में किस रेट पे एक्सचेंज हो सकती है वो आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। बिकॉज एक्सचेंज रेट्स वर फिक्स्ड, क्योंकि एक्सचेंज रेट्स फिक्स्ड हैं, द गोल्ड स्टैंडर्ड कॉज द प्राइस लेवल्स अराउंड द वर्ल्ड टू मूव टुगेदर। मीन्स इससे क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में गोल्ड स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है और जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स है, तो इससे जो प्राइस लेवल है वो पूरे वर्ल्ड में साथ साथ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्राइजेस में अप डाउन हो रहा है और किसी कंट्री में नहीं हो रहा है, प्राइसेस ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड में एक साथ मूव कर रहे थे। एंड गोल्ड स्टैंडर्ड के कुछ टाइप्स हैं। वन इज़ गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड, सेकेंड इज़ गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड एंड थर्ड इज़ गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड्स। अब देखिए गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड में क्या है। गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड जो है ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले जब द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑपरेटेड अंडर द गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड, मीनिंग दैट द करेंसी ऑफ मोस्ट कंट्रीज वर कन्वर्टेबल डायरेक्टली इनटू गोल्ड। ये कब ट्रेंड में था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, जब पूरे वर्ल्ड में ऑल ओवर कौन सा गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड ट्रेंड में था और जो कंट्री वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ सारी कंट्री की जो करेंसीज है उनको डायरेक्टली गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता था। यह गोल्ड स्टैंडर्ड का क्लासिक फॉर्म कहा जाता है। गोल्ड वॉज रिकग्नाइज एज अ मीन्स ऑफ सेटलिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पेमेंट। अब डायरेक्टली गोल्ड में किसी भी तरह का डोमेस्टिक पेमेंट हो चाहे इंटरनेशनल पेमेंट हो उसको सेटल कर सकते थे। एंड देयर वॉज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ गोल्ड। गोल्ड के यूज़ पे किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था। इट कुड बी मेल्टेड डाउन और बी सेंट टू मिंट फॉर कन्वर्जन टू कॉइन्स। आप इसको मेल्ट करवा सकते हैं या फिर आपके पास में जो भी रॉ गोल्ड है उसको मिंट में ले जाकर कॉइन्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। मीन्स आप कॉइन्स को बुलियन में कन्वर्ट करा सकते हैं और बुलियन से कॉइन्स बनवा सकते हैं। देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट। उसके अलावा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड वर फ्रीली अलाउड। आप गोल्ड को जितना चाहे उतना इंपोर्ट कर सकते थे या एक्सपोर्ट कर सकते थे, दैट वाज आल्सो फ्रीली अलाउड। तो इसमें हमने देखा कि इट अलाउड द फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ बैंक नोट्स इनटू गोल्ड ऑन डिमांड। अगर आपकी कंट्री में दूसरी तरह के पेपर करेंसी ट्रेंड में है तो आप जब चाहें तब पूरे बैंक नोट्स को गोल्ड में कन्वर्ट करने की डिमांड कर सकते हैं एट अ फिक्स्ड प्राइस। उसका जो भी फिक्स प्राइस है आपकी सेंट्रल अथॉरिटी ने डिफाइन कर रखा है। द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज वॉज फिक्स्ड बाय कंपेयरिंग देयर गोल्ड कंटेंट। और जो भी करेंसीज के बीच में एक्सचेंज रेट है हमने ऊपर भी पढ़ा कि उनमें जितना भी गोल्ड कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग उनकी एक्सचेंज रेट डिफाइन की जाती थी। टाइंग करेंसीज टू गोल्ड रिजल्टेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम विथ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स बिटवीन करेंसीज। जब लगभग वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ में गोल्ड स्टैंडर्ड ही ट्रेंड में था तो उससे क्या था कि जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था। मीन्स सारी कंट्री की जो करेंसीज़ हैं उनके बीच में सारी कंट्री की जो भी करेंसीज़ है उनके बीच में एक फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मीन्स सबकी अल्टीमेटली वैल्यू गोल्ड में डिफ़ाइन की जाती थी। And the fixed exchange rates under the gold standard had the important advantage of encouraging world trade by eliminating the uncertainty that occurs when exchange rate fluctuate। देखिए जब एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेन ट्रेड पे। लेकिन जब आपका एक्सचेंज रेट फिक्स है, करेंसीज की एक्सचेंज वैल्यू फिक्स है, तो इसका एक पॉजिटिव एडवांटेज किस पे मिला, वर्ल्ड ट्रेड पे, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिला क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत कम थी बिकॉज ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिर था गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड इट वॉज अडॉप्टेड बाय सम कंट्रीज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसको कुछ कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद।
as increased expenditures to fund the war effort expose the weakness of gold coin standard. गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड की कुछ वीकनेसेस थी, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके बाद में जो भी वॉर की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ, तो उसकी वजह से बहुत सारे नए फंड जो है वो कंट्रीज़ को लगाने पड़े, कंट्री के गवर्नमेंट को नए फंड्स अलोकेट करे थे, उसके लिए गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड यूज़ हुआ। पेपर मनी वॉज द मेन फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या था कि जो मेन एक्सचेंज के लिए पेपर मनी यूज़ किया जाने लगा, एंड इट कुड बी हाउ एवर एक्सचेंज फॉर गोल्ड एट एनी टाइम। मीन्स एक्सचेंज के लिए, लेन देन के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए पेपर मनी यूज़ किया जाने लगा, लेकिन जब चाहे आप अपने उन पेपर मनी को गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। But the convertibility of banknotes into gold was limited as an equivalent amount of 1 bullion of gold. मीन्स ये जो भी आपका बैंक नोट्स की कन्वर्टेबिलिटी है वो एक लिमिट तक थी, दैट वाज लिमिटेड एज एन इक्वलेंट अमाउंट टू 1 बुलियन ऑफ गोल्ड। मतलब आप जैसे सपोज आपके पास में बैंक नोट्स है तो उसके आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, आपके पास में 1 बुलियन गोल्ड बाय करने के लिए जितने बैंक नोट्स होंगे तो आपकी बैंक नोट्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा बुलियन में। एज इट वॉज अनलाइकली दैट देयर वुड बी अ ग्रेट डिमांड फॉर कन्वर्टिंग बैंक नोट्स टू गोल्ड एट एनी गिवन टाइम। तो इससे क्या होगा कि लोग छोटे छोटे अमाउंट के बैंक नोट्स लेकर उनको कन्वर्ट करने की डिमांड नहीं कर सकते थे। द बैंक्स कुड इशू बैंक नोट्स इन एक्सेस टू द वैल्यू ऑफ गोल्ड दे वर होल्डिंग। मतलब बैंक के पास जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, जो भी सेंट्रल बैंक है, उसके पास में जितना गोल्ड है उससे ज़्यादा वो बैंक नोट्स इशू करने का राइट उसको दिया गया, ताकि जो वार के बाद में जो भी एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो गए उनके फंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। दिस मॉनेटरी सिस्टम कुड नॉट लास्ट लॉन्ग एज मेजर करेंसीज वर हाईली ओवर एंड अंडर वैल्यूड। बहुत सारी कंट्री की करेंसीज़ को ओवर वैल्यू किया गया, अंडर वैल्यू किया गया, तो ये इसका ड्रॉबैक था। उसकी वजह से यह मॉनेटरी सिस्टम ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। इंग्लैंड विड्रू फ्रॉम गोल्ड स्टैंडर्ड इन 1931। इंग्लैंड ने 1931 में ये गोल्ड स्टैंडर्ड अपना विड्रॉ कर लिया। यूएसए ने 1933 में कर लिया। इटली, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड ने इसको 1936 तक रखा और उसके बाद में इसको विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से ये गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड ज़्यादा टाइम तक चलन में नहीं रह पाया और धीरे धीरे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ कर लिया। तो अब बचे हुए कुछ मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।